सभी को नमस्कार। आज हम फिर से एक लंबे समय के बाद मिल रहे हैं। आप लोग दीपावली अच्छे से सेलिब्रेट किए होंगे और पढ़ाई भी किए होंगे। तो जो पढ़ाई किए होंगे वो तो सही है, जो नहीं किए होंगे वो गलत बात है। आपको कब पढ़ाई करना चाहिए। आज का ये जो सेशन है, जो टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 2। इससे पहले हम लोग टेस्ट फर्स्ट कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हम अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन भी किए थे। उससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। मैं आशा करता हूँ कि इसे आप अच्छे से करेंगे और इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जीका वायरस रोग उसी मच्छर से फैलता है जो डेंगू फैलाता है। तो ये क्या सही है। जीका वायरस रोग का यौन संचरण संभव है। जीका वायरस जो रोग है वह यौन संचरण संभव है। ये क्या सही है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जीका वायरस मुख्य रूप से एक संक्रमित एडीज प्रजाति के मच्छर के काटने से लोगों में फैलता है। किसकी काटने से होता है। एडीज प्रजाति के मच्छर के काटने से होता है। ये वही मच्छर है जो डेंगू और चिकुनगुनिया वायरस इसी से फैलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय पेटेंट अधिनियम के अनुसार भारत में बीज बनाने की जैविक प्रक्रिया में पेटेंट कराया जा सकता है। भारत में कोई बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड नहीं है। अपीलीय बोर्ड तो है, भारत में बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड है। भारत की किस्में पौधों की किस्में भारत में पेटेंट के लिए पात्र नहीं है। तो हमारा जो है आंसर केवल क्या हो जाएगा 3 सही हो जाएगा। क्या पात्र नहीं है। ये यहाँ पे क्या है, ऐसा रिसर्च नहीं किया जा सकता यहाँ पे। तो हमारा ऑप्शन केवल 3 यानी कि सी नंबर सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक पेटेंट का आविष्कारक को दिया गया एक विशेष अधिकार है जो दूसरे को पेटेंट के लिए आविष्कार बनाने, उपयोग करने, उत्पादन करने, बेचने और वितरण करने से क्या करता है, रोकता है। बीजों पर एक पेटेंट किसानों को बीज बचाने और आदान प्रदान करने से भी रोकता है। बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड का गठन कब किया गया था। 15 सितंबर 2003 को किया गया था। भारत सरकार द्वारा भारतीय ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 और माल के भौगोलिक संकेत अधिनियम के तहत रजिस्ट्रार के निर्णयों के खिलाफ अपीलों को सुनने और हल करने के लिए किया गया था। कब किया गया था, 1999 में किया गया था। 2 अप्रैल 2007 को IPAB को पेटेंट अधिनियम के तहत पेटेंट नियंत्रक द्वारा किया गया अधिकांश निर्णयों, आदेशों या निर्देशों की अपील पर सुनवाई और निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है। इसीलिए पेटेंट अधिनियम के तहत भारतीय उच्च न्यायालयों की सभी लंबित अपीलों और IPAB को स्थानांतरित कर दिया गया। IPAB का मुख्यालय कहाँ, चेन्नई में है। IPAB का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है और इसका जो बैठकें होती है चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और अहमदाबाद में होती है। कहाँ, 4 जगह। भारत में IPAB की 4 जगह बैठकें होती है। कहाँ, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और अहमदाबाद में, लेकिन इसका मुख्यालय सिर्फ चेन्नई में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विषाणुओं में ऊर्जा का उत्पन्न करने के लिए आवश्यक एंजाइम की कमी होती है। ये सही है। अपने से खुद ऊर्जा को संचालन नहीं करता कि किसी सजीव यानी कि जीवित कोशिका के संपर्क में आने से ही क्या होता है, वो अपने को क्या करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है। किसी भी सिंथेटिक माध्यम से वायरस को सुसंगठित किया जा सकता है। विषाणु एक जीव से दूसरे जीव में केवल जैविक सदिशों द्वारा सिर्फ नहीं, यानी कि यहाँ पे क्या यांत्रिक द्वारा भी जा सकता है, आदान प्रदान हो सकता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, कौन सा आंसर सही हो जाएगा, केवल 1।
इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विषाणु को एक उपापचयी एंजाइम नहीं होते। क्या एक उपापचयी एंजाइम नहीं होते, वे अपनी ऊर्जा स्वयं उत्पन्न नहीं करते। ये किसी जीवित कोशिका के संपर्क में आने से ऊर्जा का उसको प्राप्ति होती है। वायरस को जीवित कोशिका मुक्त विकास माध्यम की आवश्यकता होती है, इसीलिए किसी भी सिंथेटिक माध्यम से संवर्धित नहीं किया जा सकता। विषाणु एक जीवित जीव से दूसरे जीव में न केवल जैविक सदस्यों द्वारा बल्कि यांत्रिक सदस्यों द्वारा भी क्या होता है, संचालित होता है। एक आर्थ्रोपोड वेक्टर की तरह यांत्रिक वेक्टर को जो एक संक्रमित जीव को एक मेजबान से दूसरे में पहुंचता है, लेकिन यह परजीवी के चक्र के जीवन के लिए आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहले धन विधेयक। धन विधेयक बोला किसे जाएगा? धन विधेयक होता क्या है? तो धन विधेयक जिस विधेयक पर मोहर, यानी कि जिस विधेयक को स्वीकृति लोकसभा के अध्यक्ष दे देते हैं कि ये धन विधेयक है, तो क्या धन विधेयक होगा। फिर उसकी समीक्षा कहीं भी नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात ये कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, ना कि राज्यसभा में। तीसरी बात, धन विधेयक पे कोई भी चेंजेज करना है तो सिर्फ क्या होगा, लोकसभा में होगा, ना कि राज्यसभा में। राज्यसभा में इसको क्या सिर्फ इसलिए पेश किया जाता है क्योंकि वो कुछ सुझाव देता है, तो उसे लोकसभा माने या ना माने इसकी लोकसभा के ऊपर डिपेंड है। ठीक। धन विधेयक आर्टिकल 110 के तहत धन विधेयक 110 में कहा गया है धन विधेयक के बारे में। ठीक। और आर्टिकल 112 में क्या कहा गया कि धन विधेयक यानी कि आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में चर्चा की गई है, यानी कि बोलता है कि क्या वार्षिक वित्तीय विवरण पेश किया जाएगा, यानी कि जिसे हम बजट कहते हैं। यानी कि बजट किस आर्टिकल के तहत तो पेश किया जाता है 112, लेकिन बजट का कहीं भी चर्चा नहीं किया गया है कि वार्षिक वित्तीय विवरण का चर्चा किया गया। चलिए उसका ऑप्शन देखते हैं। क्या पहले क्वेश्चन क्या, धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। एक विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा यदि इसमें किसी केवल किसी कर के अधिरोपण या उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन से संबंधित प्रावधान है। धन विधेयक में भारत की संचित निधि या भारत की आकस्मिक निधि की अभिरक्षा के प्रावधान है। एक धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन को विनियोग से संबंधित है। एक मनी बिल भारत सरकार द्वारा पैसे उधार लेने या कोई गारंटी देने के नियमन से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। क्या, एक धन विधेयक भारत की आकस्मिक निधि के धन विनियोग से संबंधित है। किसके संबंधित है, धन विनियोग से संबंधित है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत, यानी कि 110 में क्या है, परिभाषा धन विधेयक का परिभाषा है। एक विधेयक को धन विधेयक माना जाता है यदि इसमें केवल निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले से संबंधित प्रावधान शामिल है, अर्थात किसी भी कर का अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन, भारत सरकार द्वारा पैसे उधार लेने या कोई गारंटी देने का विनियमन, और भारत की समेकित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा ऐसी किसी निधि में धन की भुगतान या उसे धन की निकासी करती है। भारत की संचित निधि से धन का विनियोग, किसी भी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या उसे किसी व्यय की राशि में वृद्धि करना, भारत की संचित निधि या भारत की सार्वजनिक खाते के लिए धन की प्राप्ति या ऐसे धन की अभिरक्षा की जारी करना, या संघ राज्य के खातों को लेखा परीक्षक। क्या, यदि किसी प्रस्तावित कानून में अन्य विशेषताएं शामिल हो जो केवल विशेष रूप से उल्लिखित मदों के लिए आकस्मिक नहीं है, तो ऐसे मसौदे कानून को धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, अध्यक्ष करता है, लोकसभा के अध्यक्ष। और इसकी कोई प्रश्न नहीं, यानी कि कई प्रश्न उठता है, यदि प्रश्न उठता है तो कहीं पे भी इसकी समीक्षा नहीं किया जाता। इसके अलावा निर्णय न्यायिक समीक्षा से मुक्त है। न्यायिक समीक्षा से क्या है, मुक्त है। देखिए
क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं, लोक लेखा पर संसदीय समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। लोक लेखा समिति यानी कि लोकसभा के 25 से अधिक सदस्य नहीं होते, जो कि क्या गलत है। पहले क्या था, लोक लेखा 1950 में 1950 में गठन किया गया था और इसमें 15 सदस्य का चुनाव होता था, जो कि सिर्फ लोकसभा से होते थे। उसे 1953 में इसे बढ़ा करके 7 और किए, यानी कि 22 किए गए। लोकसभा में 15 और 7 राज्यसभा से, तो टोटल इसकी लोक लेखा समिति की संख्या कितनी हो गई, 22 हो गई। उसके बाद लोक लेखा की जो नियुक्ति होता है एकल संक्रमणीय मत से होता है और इसके कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और इसकी जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष नियुक्त करते हैं और ये ज़्यादातर मतलब कि ज़्यादातर क्या है, ये विपक्ष दल के नेता को ही विपक्ष दल को नेता को ही नियुक्त किया जाता है। संविधान में इसकी चर्चा नहीं है, लेकिन इसकी ये एक मान्यता है। सरकार के विनियोग और वित्त खातों की जांच करता है, ये सही है, फर्स्ट गलत है। भारत की नियंत्रित महालेखा परीक्षक रिपोर्ट की जांच करता है, ये भी सही है, यानी कि 2 और 3 सही है, तो केवल 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस पर देख लेते हैं, लोक लेखा पर संसदीय समिति 1950 में लोक लेखा समिति 15 सदस्य होते थे और वे सभी लोकसभा से होते थे, जो कि हमने देखा था। लेकिन 1953 में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व देने की दृष्टि से यह संख्या बढ़ाकर 22 कर दी गई, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, टोटल 22। समिति के सभी सदस्य का विस्तार और मतदान के मामले में समान दर्जा प्राप्त है। यह जहाँ तक समिति उनके कामकाज का संबंध है, राज्यसभा के सदस्य भी लोकसभा के अध्यक्ष के नियंत्रण में होते हैं। इस प्रकार वर्तमान में 22 सदस्यों का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों द्वारा की जाती है। अध्यक्ष के लिए आवश्यक योग्यता कहीं भी कोई चर्चा नहीं है, यानी कि सीमित सदस्य, कोई भी सदस्य जो सदस्य की योग्यता हुई होगा, यानी कि इसकी कोई योग्यता नहीं। लोक लेखा समिति की अध्यक्षता विपक्ष दल की विपक्ष को दी गई, यह ऐसी प्रथा जो कि लोकतांत्रिक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी भी उच्च न्यायालय को किसी भी केंद्रीय कानून को संवैधानिक रूप से अमान्य घोषित करने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, भारत के संविधान में संशोधन को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। क्या है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो हमारा जो आंसर जो है ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1976 के 42वें संविधान संशोधन ने उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को कम कर दिया गया था, लेकिन फिर से क्या किया गया, इससे उच्च न्यायालय के किसी भी केंद्रीय कानून को संवैधानिक वैधता पर विचार पर रोक लिया गया। हालांकि 1977 में 43वें संविधान संशोधन के मूल स्थिति को बहाल कर दिया था। 1977 में जो 43वें संविधान संशोधन था वो क्या था, बहाल कर दिया था, जो पहले स्थिति था। न्यायमूर्ति सैयद शाह मोहम्मद कादरी ने न्यायिक समीक्षा को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में संवैधानिक संशोधन की न्यायिक समीक्षा में वर्गीकृत किया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री उनकी नियुक्ति के समय क्या क्या जरूरी होना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि वह संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य हो, लेकिन 6 महीने के भीतर किसी एक सदन के सदस्य बन जाना चाहिए। ये सही है, कहीं भी कोई भी सदन के सदस्य होना चाहिए और ये जरूरी नहीं कि जिस समय उनकी नियुक्ति किया गया है वो किसी भी सदन के हो। पहले क्या, प्रधानमंत्री की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। योग्यता क्या है, योग्यता कुछ नहीं, सिर्फ क्या 25 वर्ष कम से कम 25 वर्ष की आयु होना चाहिए और भारत के नागरिक होने चाहिए और बाकी क्या कोई योग्यता संविधान में नहीं डिफाइन किया गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। सेकंड नंबर देखते हैं, यह जरूरी नहीं कि वह संसद के किसी एक सदन का सदस्य है,
बल्कि 6 महीने के भीतर लोकसभा के सदस्य बन जाए। ये क्या गलत, सिर्फ यहाँ पे लोकसभा के बारे में। संसद के किसी एक सदन के सदस्य होना चाहिए, ये भी क्या गलत है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय सदस्य की अनिवार्यता नहीं है, यहाँ पे अनिवार्यता नहीं है, यहाँ पे क्या है, एक सदन के सदस्य होना चाहिए। यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा, तो इसे फिर से सब समझने का कोशिश करें। वहाँ पे बोला है क्वेश्चन क्या, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय, तो यहाँ पे ऑप्शन में बोला है संसद के किसी एक सदन की सदस्य होना चाहिए। तो नियुक्ति के समय ये अनिवार्य नहीं है कि क्या सदन की सदस्यता किसी एक सदन के सदस्य होना चाहिए, ये नहीं, 6 महीने के तक उनकी सदस्यता हो जाना चाहिए किसी भी सदन का। तो ऑप्शन ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर जो ऑप्शन क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ते और ऑप्शन सही से नहीं पढ़ते तो क्या हम इसे भी सही कर देते, यानी कि बोलते कि क्या क्वेश्चन ही गलत है। संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, ये चुनाव के समय बोला गया, नियुक्ति के समय, यहाँ पे ये अनिवार्य नहीं है। लोकसभा के सदस्य होना चाहिए, ये भी क्या गलत है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा केवल फर्स्ट। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संघ की कार्यकारिणी में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद होती है, जिसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए प्रमुख होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को अपने कार्य के अभ्यासों में सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडल की गठन होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, और मंत्रिपरिषद यानी कि मंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और मंत्रिपरिषद यानी कि हमारा जो देश है वो मंत्रिपरिषद के बिना 1 मिनट भी नहीं चल सकता, मंत्रिपरिषद हमेशा अनिवार्य है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो प्रधानमंत्री सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति किया जाता है, अभी हमने देखा था। परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद जो होती है किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पहले पूछा गया 2017 में, शायद हाँ 2017 में पूछा गया था कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है सामूहिक रूप से। ऑप्शन था लोकसभा और राज्यसभा दोनों, और ना तो लोकसभा ना तो राज्यसभा। तो क्या हो जाएगा, नहीं इस तरह से 1 और 2 इस तरह से था, इसमें से 1 और 2 दोनों इस तरह से था। तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देख लिया था, ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर। अच्छा, इसमें और थोड़ा सा है। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ के मामलों के प्रशासन ने संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और कानून के प्रस्तावों और उनके संबंधित जानकारी के बारे में राष्ट्रपति सूचित करें। मंत्रिपरिषद में वे मंत्री शामिल होते हैं जो कैबिनेट के सदस्य होते हैं, जैसे राज्यमंत्री और राज्यमंत्री उपरा। स्वतंत्र प्रभार कौन होते हैं, राज्यमंत्री, ये ध्यान देना। देखो, कार्योस्फीयर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये पृथ्वी की प्रणाली के ऐसे हिस्से में जहाँ साल भर कम से कम एक बार तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पे जाता है। कार्योस्फीयर का सबसे बड़ा घटक ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के बर्फ की पट्टी है। समुद्री बर्फ की शेप जमी हुई भूमि और बर्फ की टोपियों को कार्योस्फीयर के घटक है सबसे ऊपर। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा सबसे ऊपर हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। कार्योस्फीयर पृथ्वी की प्रणाली के ऐसे हिस्से हैं जहां साल भर कम से कम एक बार तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। इसका एक बड़ा घटक ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के एक बड़ा घटक है। यहाँ पे ऑप्शन में भी था, लेकिन यहाँ पे सबसे ऊपर दिया गया है, तो यानी कि सबसे ऊपर इसलिए होगा। एक ऑप्शन तो ये भी सही है, सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर भी सही था, तो लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन सबसे ऊपर हो जाएगा ये क्या होगा, वेरी सही होगा। इसके घटक समुद्री हिमपात, बर्फ शेप जमी हुई भूमि को बर्फ टोपी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विश्व स्तर पर दक्षिण पूर्वी एशिया में किसान आबादी का सबसे बड़ा केंद्रीकरण क्यों है। ये क्यों है, इसका अनुकूल भूभाग विशेषता
के कारण इस क्षेत्र में झूम खेती का बोलबाला है। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इस क्षेत्र में गहन निर्वाह खेती का अभ्यास किया जाता है। गहन निर्वाह खेती का अभ्यास किया जाता है, ये सही होगा। इस क्षेत्र के अनुकूल और स्वास्थ्य जलवायु है, ये भी सही नहीं है। इस क्षेत्र में एक बड़ा वनाच्छादित क्षेत्र है जिसे विभिन्न फसलों की खेती के लिए साफ किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो भी सही हो जाएगा। शब्द गहन निर्वाह कृषि का उपयोग एक प्रकार की कृषि का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसमें प्रति यूनिट भूमि के उच्च उत्पादन और प्रति श्रमिक अपेक्षाकृत कम उत्पादन होते हैं। कभी कभी इसे मानसून प्रकार की कृषि के रूप में भी जाना जाता है। यह चीन, जापान, कोरिया, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, महाद्वीप, दक्षिण पूर्वी एशिया के बड़े हिस्से में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? चीन, जापान, कोरिया, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, महाद्वीप और दक्षिण पूर्वी एशिया में ये पाया जाता है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में किसानों की सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लेते हैं, 10 नंबर। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। RFID एक प्रकार की सक्रिय वायरलेस तकनीक है जो वस्तु और व्यक्ति टैपिंग या मिलान की अनुमति देता है। इस सक्रिय वायरलेस नहीं, ये निष्क्रिय है। तो ये हमारा जो फर्स्ट है वो गलत हो जाएगा। पाठक इंफ्रारेड तरंग को छोड़ देता है और IFID टैग के सिग्नल वापस प्राप्त करता है, ये सही हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा केवल 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय सेना ने अपनी गोला बारूद सूची की रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैगिंग का कार्यान्वयन शुरू किया है। इससे पहले 2021 में केंद्र सरकार ने ई-वे-बिल प्रणाली को फास्टैग और RFID के साथ एकीकृत किया था। RFID एक प्रकार की निष्क्रिय वायरलेस तकनीक है जो किसी वस्तु या व्यक्ति की ट्रैकिंग या मिलान की अनुमति देती है। सिस्टम के दो बुनियादी हिस्से हैं, टैग और रीडर। पाठक रेडियो तरंगों को छोड़ देता और IFID का टैग से सिग्नल वापस प्राप्त करता है। जबकि टैग अपनी पहचान और अन्य जानकारी को संप्रेषित करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। एक टैग को कई फीट दूर से पढ़ा जा सकता है। इसे टैग करने के लिए पाठक की सीधी दृष्टि के भीतर होने की आवश्यकता नहीं है। प्रौद्योगिकी को 1970 के दशक से पहले से मंजूरी दी गई थी, लेकिन हाल के वर्षों में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और पालतू माइक्रो चिपिंग जैसी चीज़ें में इसके उपयोग करना बहुत अधिक प्रचलित हो गई है। तो हमारा जो 10 का 10 क्वेश्चन वो खत्म हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन है, ये आप लोग के लिए, आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केन और बेतवा नदियाँ यमुना की सहायक नदियाँ हैं। केन नदी पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है। केन बेतवा नदियों को जोड़ने की परियोजना बुंदेलखंड क्षेत्र में है। ऊपर दिए गए कथनों पर विचार करें, या कौन से सही होंगे। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 1, 2, 3, कौन सा सही होगा आप लोग को कमेंट करना है और बताना है। तो हमारा 10 क्वेश्चन आज का समाप्त हो गया। आई होप आपको ये जो सेशन है समझ में आया होगा और इससे आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। अगर जो समझ में आया होगा तो आप लाइक शेयर ज़रूर करो और जो भी क्वेरी है उसे कमेंट किया करो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। इसका PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा कर के डाउनलोड कर सकते हो। चैनल का नाम है स्टडी IAS विद वर्मा जी। थैंक यू वेरी मच।